सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू AIB एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका, जिसको हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट कर दिया था और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने देखा था जिसके अंदर हमने जाना था कि भाई कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है, कौन सी प्रणालियां होती हैं जिसके बेस पर देश को चलाया जाता है। उसमें हमने 3 प्रणालियां जानी थी, एक अध्यात्मक, अर्ध अध्यात्मक और संसदीय प्रणाली। भारत के अंदर कौन सी प्रणाली अपना रखी है, वो सारे हमने छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। सो आज की इस क्लास में उसके आगे के टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं संसदीय व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका के प्रकार। तो बेसिकली हमारे पास 2 कैटेगरी आती हैं। पहला क्या आता है, राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा आता है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर 2 चीजें आती हैं, पहला नाम मात्र कार्यपालिका और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। और यहीं पर स्थायी कार्यपालिका में सिर्फ नौकरशाह आते हैं। नौकरशाह का मतलब क्या होता है, IAS, IPS, जितनी भी सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करती है किसी ऑफिसर्स के लिए, तो वो सारे नौकरशाह हैं, वो स्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं। और जब कभी भी कोई भी एक कार्य से संबंधित कोई मीटिंग की जाती है तो उसमें IAS, IPS को भी इंक्लूड किया जाता है। तो स्थायी कार्यपालिका कैटेगरी बनकर आई और यहाँ पर हमारे पास राजनीतिक कार्यपालिका है। तो राजनीतिक कार्यपालिका में 2 प्रकार आ रहे हैं। पहला नाम मात्र कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा हो तो आप नाम मात्र से ही समझ गए होंगे, मतलब बात किसकी हो रही है, राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की बात हो रही है। संसदीय व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र होता है, असली पावर जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद। तो ये हमारे पास संसाधनों व्यवस्था का कार्यपालिका का प्रकार है। अब हम जरा ये बात कर लेते हैं कि भाई संसदीय व्यवस्था या संसदीय कार्यपालिका हमने अपनाई क्यों, ऐसा क्या कारण है हमारे पास। तो सबसे पहली चीज, संसाधनों व्यवस्था अधिक जिम्मेदार व उत्तरदायी होती है अकॉर्डिंग टू अदर फैसिलिटीज एंड अदर ऑप्शंस। दूसरा, व्यक्तित्व पूजा का खतरा नहीं होता, कार्यपालिका पर विधायिका का उचित नियंत्रण होता है। और तीसरा, अनुभव। अनुभव मतलब यानी कि पिछली क्लास में हमने देखा था बहुत सारे देशों के एग्जाम्पल, जैसे कनाडा, अमेरिका और बहुत सारे देश, जिसमें हमने देखा था कि किसी के अंदर सैन्य शासन है, किसी का संविधान एक ही सरकार को इजाजत दे रहा है, तो वहां पर क्या होता है, फुल फ्लेज्ड वे में कार्यपालिका कार्य नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी कर रही है जो भी काम कर रही है, तो जो वो काम करेगी उसको जनता को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप वहां पर प्रधानमंत्री के बेस पर या मंत्री परिषद के बेस पर कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वहां के संविधान ने इजाजत नहीं दे रखी। तो हमें बहुत सारे देशों का अनुभव, एक्सपीरियंस हमने लिया, तब जाके ये वाली व्यवस्था हमने अपनाई और हमने देखा कि ये ज्यादा जिम्मेदार है अकॉर्डिंग टू अदर। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो भाई, भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने के कारण ये हमने जान ली, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई राष्ट्रपति के अंदर और प्रधानमंत्री के अंदर आखिर क्या अंतर होता है, उन सबको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में अंतर और कुछ विशेष अधिकार जो कि राष्ट्रपति को मिले हुए रहते हैं। तो पहले हम बात कर लें राष्ट्रपति की। तो देखो, इसका निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है, इसमें जनता इन्वॉल्व हो। अप्रत्यक्ष, जिसमें जनता इन्वॉल्व ना हो, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जनता ही चुनती है। आप ध्यान रखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो आपने मिनिस्टर, जो भी नेता आपने संसद में भेजे हैं, वही जाके आगे इन सब चीज़ों का निर्वाचन करते हैं। तो वो भी आपने इनडायरेक्टली चुना है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। दूसरा, विधायी, कानून, आपातकालीन, विशेष अधिकार। तो बेसिकली पूरे देश के अंदर आपातकाल लगाना या किसी भी देश से लड़ाई करना, हर एक सेना के ऊपर इसका नियंत्रण होता है। चाहे प्रधानमंत्री की लड़ाई किसी देश से हो गई है, मगर सरकार सेना को जो वो देगा, ऑर्डर देगा, वो राष्ट्रपति ही देगा। इसके बिना मंजूरी के हम किसी भी देश से नहीं लड़ सकते। तो इसका पूरा विधायी के ऊपर नियंत्रण होता है, कानून के ऊपर नियंत्रण होता है, आपातकाल के ऊपर नियंत्रण होता है। जो भी देश के अंदर लॉ पास होते हैं, कानून पास होते हैं, जब तक इसके सिग्नेचर नहीं होते वो पास नहीं हो सकता। विशेष अधिकार हमारे पास कुछ होते हैं, बट उससे पहले हम प्रधानमंत्री की तरफ आ जाते हैं। देखो, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, मंत्रालयों का आवंटन ये करता है, शक्ति है इसकी। मंत्री परिषद पर इसका पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। लोकसभा का नेतृत्व ये करता है, मीडिया तक इसकी पूरी पहुंच होती है। और इवन जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं तो उसमें देश का, राष्ट्र का नेतृत्व ये करता है, यही प्रेजेंट करता है देश को। वहां पर राष्ट्रपति नहीं जाते, वहां प्रधानमंत्री ही जाते हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर। दैट्स इट। तो हमने जाना कि भाई राष्ट्रपति का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री का मतलब क्या है, हमने अच्छे
अच्छे से समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकार। पहला क्या आता है, सदनों का पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो बेसिकली मान लो कोई भी कानून आया या कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क आया इसके पास कि भाई आप जो है साइन करके दे दीजिए, और साइन करके देने के बाद हम उस चीज को लागू कर देंगे। तो अगर इनको इसमें कोई कमी लग रही है, राष्ट्रपति को उसमें अगर कोई कमी लग रही है, तो वो सदन को वापस लौटा सकता है कि भाई इस पर विचार कीजिए, और इस पर विचार कीजिए, और वापस से जब वो आएगा और उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी या हो भी जाएगी, तब भी उसमें कोई कमी लग रही है, तब ये दोबारा सदन को लौटा सकते हैं कि भाई इस पर दोबारा विचार कीजिए। मगर जब तीसरी बार जब वो कानून इनके पास आएगा और अगर इन्होंने अब दोबारा से लौटा दिया, तो बिना इनके हस्ताक्षर और बिना इनकी मंजूरी के प्रधानमंत्री उस कानून को लागू कर सकता है 3 बारी के बाद। कि पहली बार कहा, उन्होंने बोला चेक करो, चेक कर लिया, दूसरी बार कहा चेक करो, चेक कर लिया, बट तीसरी बार चेक नहीं किया जाएगा। अब वो ठीक माना जाएगा कि उसमें पूरा मंत्री परिषद इंक्लूड होता है, कोई एक आदमी कानून नहीं बनाता। तो जो कोई भी विधायिका यानी विधायिका वाला कानून ये काम करते हैं कि कोई भी कानून उसको लागू करना, तो ये मंत्री परिषद की सलाह से ही करते हैं। कोई कानून बनाते हैं तो वो मंत्री परिषद की सलाह से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपातकालीन जो लगता है, मान लो प्रधानमंत्री आपातकाल लगाया, एक बार लगा था इंदिरा गांधी के समय में, तो बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के आपातकाल नहीं लग सकता, ये आप ध्यान रखिएगा। विशेष अधिकार हमने देख लिया, भाई कोई भी कानून इनके पास आ रहा है कि भाई आप हस्ताक्षर कर दो, साइन कर दो, हम ये लागू कर देंगे, तो ये उसको सदन को लौटा सकते हैं 3 बार, और तीसरी बार भी इनके पास वापस आ गया और ये चाह रहे हैं कि भाई कानून लागू ना हो और इसके अंदर कोई ना कोई कमी है, तो इनके पास ये शक्ति है कि उसको फोल्ड कर अपनी जेब में रख ले। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये फोल्ड कर जेब में रखने कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये हकीकत में इनके पास एक शक्ति है, उसे बोलते हैं हम वीटो शक्ति। वीटो शक्ति का ये प्रयोग करते हैं, यानी कि उसको जेब में रख के भूल जाते हैं कि भाई हाँ विचार करूंगा, इस पे कर दूंगा साइन आराम से, तो उस चीज में थोड़ी देरी करते हैं। जब देरी करते हैं तो उस चीज के लिए हमारी जनता और पूरा देश और सरकार अपने आप ही डेवलप्ड हो जाती है कि भाई हाँ हमें कानून बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिस भी टाइप चीज के अंदर इतना समय लगेगा तो वो चीज और इतनी अच्छी होती चली जाएगी। अब यहाँ क्या होता है, मंत्री परिषद कुछ महीनों में फिर वापस भेज देते हैं, फिर वापस भेज देते हैं, तो ये चाहते हैं कि भाई ये कानून लागू ना हो, और अब इन्होंने वापस भेजा तो वो अपने आप लागू हो जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ये फोल्ड कर उसको अपनी जेब में डाल देते हैं ताकि वो लागू ना हो। फिर तीसरी आती है चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का चयन, यानी कि प्रधानमंत्री का चयन भी ये करते हैं। अब आपको कि सर ये कैसे, देखिए ऐसे जैसे हमने यहाँ पे देखा, प्रधानमंत्री क्या है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। भाई मान लीजिए बीजेपी जीती, तो बीजेपी जीतने के बाद एक पूरी पार्टी जीती ना, बट उसके अंदर से कुछ नेता खड़े हो गए कि भाई प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। तो पूरी जो कैबिनेट होता है हमारा, पूरी मिनिस्ट्री का जो होता है, उसके अंदर ही आपस में वोट होते हैं कि भाई आखिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जीती अल्टीमेटली बीजेपी है, मगर उनके अंदर से प्रधानमंत्री जो बनेगा वो सरकार के अंदर ही वोट होते हैं। तो जब एक से ज्यादा हमारे पास वो लोग आ जाते हैं कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा एक ही सरकार में से, क्योंकि वो सरकार जीत चुकी है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति उसको चयन करते हैं। राष्ट्रपति खुद बुलाते हैं संसद भवन या राष्ट्रपति भवन कि आप यहाँ पर आ जाइए और हम आपको प्रस्ताव देते हैं कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए। तो जब बहुत सारे पर्टिकुलर हमारे पास नेता आ जाते हैं कि भाई मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, तो उस केस में राष्ट्रपति चयन करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री देश का कौन बनना चाहिए। तो ये विशेष अधिकार है। आपको मैंने बताया एक विशेष अधिकार सेना के ऊपर अभाव है या प्रभाव, देव जो भी है आप लिख दीजिएगा कि सेना के ऊपर प्रभाव, यानी कि हर एक तरीके से सेना के ऊपर नियंत्रण है इनका, चाहे जल सेना हो, स्थल सेना हो, वायु सेना हो, तीनों के ऊपर नियंत्रण होता है। किसी देश से कोई लड़ाई करनी है तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना हम नहीं लड़ सकते। दैट्स इट। तो बेसिकली अगर हम संसदीय व्यवस्था के अंदर देख पाए तो इतना कुछ हमने जाना राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, तो हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि इनका कुछ काम ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप ये नहीं कह सकते भाई इनका कुछ काम ही नहीं। संसदीय व्यवस्था को इसीलिए हमने देश में, हमारे देश में अपनाया गया है क्योंकि वो ज्यादा ही कार्यपालिका को कार्य में लाती है, यानी कि वो ज्यादा इफेक्टिव तौर पर और इफिशियंसी के साथ काम करती है देश में, क्योंकि उसके अंदर जो थोड़े बहुत मेन काम है वो राष्ट्रपति को भी दिए गए हैं और कुछ काम, कुछ क्या बहुत सारे काम प्रधानमंत्री को दिए गए हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर इन स्थिति के अंदर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, यानी कि राष्ट्रपति हार गए, उसको हटाना है राष्ट्रपति को, तो महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, या 5 वर्षों के बाद कोई चुनाव होते हैं तो उसके बाद। बट अगर ये मान लीजिए किसी भी केस में अनुपस्थित है या इनकी डेथ हो गई, जो कुछ भी है, तो इनके केस में जो उपराष्ट्रपति होता है, इनसे नीचे वाले जो राष्ट्रपति होते हैं, जैसे एक तो हमारे क्लास टीचर होते हैं, एक को क्लास टीचर होते हैं, ऐसे राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति भी इनकी भूमिका निभा सकते हैं इनके एब्सेंट में। तो हमने ये जाना कि भाई राष्ट्रपति का मीन क्या निकला और प्रधानमंत्री का मीन क्या निकला। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है जिसका नाम है मंत्री परिषद का आकार। तो मंत्री परिषद का आकार का मतलब क्या है, देखिए
सबसे पहले संविधान के 91 यानी 91 संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या को सीमित एवं निश्चित किया गया है। मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और इसी बेस पर कार्य स्तर के आधार पर मंत्री परिषद 3 स्तर में विभाजित होता है। पहला कैबिनेट यानी मंत्रिमंडलीय, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। या नोट डाउन मेरे साथ जरूर करते हुए चलिए, काफी इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू सब चीजें आ सकती हैं। सो अब हम बात करेंगे बेसिकली जो हमारे पास स्थायी कार्यपालिका है या प्रधानमंत्री हैं, इनके बीच में ये कार्य, राष्ट्रपति का प्रभाव, इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं और जल्दी से फिनिश करते हैं अपने इस चैप्टर को। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की। तो हमारे पास टॉपिक आता है प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव। तो प्रधानमंत्री शक्तियों में कुछ बदलाव आए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका काफी बड़ी है। यानी कि जब कभी भी कोई पार्टी जीतती है तो उस पार्टी के जीतने के बाद उसमें कई नेता खड़े हो जाते हैं कि भाई हम प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, हम बनना चाहेंगे हम। तो इसीलिए यहाँ पे राष्ट्रपति की भूमिका काफी ज्यादा बड़ी है। राष्ट्रपति जिसको चुनता है उसे प्रधानमंत्री बना देता है। फिर प्रधानमंत्री के विशेष अधिकारों पर अंकुश लगा है। यानी कि पहले क्या था कि संसदीय व्यवस्था के अंदर ही ये होता है कि बेसिकली सारे काम जो है प्रधानमंत्री करेगा, मगर अब उसके कुछ कार्यों पे अंकुश लगा दिया गया है कि प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिमंडल की सलाह पर और इवन राष्ट्रपति की सलाह पर वो कोई कार्य कर पाएगा, चाहे वो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो, कोई राजनीतिक कार्य हो या कोई भी कानूनी व्यवस्था हो, कुछ भी हो, उसके व्यवस्थाओं पर और कार्यों पर थोड़ा सा अंकुश लगा है। सहयोगी दल के साथ बातचीत के बाद तथा समझौते के बाद ही नई नीतियां बनाती हैं। तो बेसिकली ये हम तो जान चुके, यदि प्रधानमंत्री बनने के समय वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसे संसद के सदस्यों के रूप में निर्वाचित अनिवार्य होगा। तो बेसिकली अगर वो प्रधानमंत्री के समय यानी जब वो प्रधानमंत्री बनने वाला है और उस समय वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसके पास ही कमांड आती है भाई तुम 6 महीने के अंदर उस संसद के सदस्यों के रूप में निर्वाचित हो जाओ। और सेम कैटेगरी हमारे मंत्रियों के ऊपर भी लागू होती है। तो ये हमने कैटेगरी देखी एक केंद्रीय सरकार के रूप में, सारी बात हमने केंद्र सरकार के रूप में करी। अब हम बात कर लेते हैं राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप क्या है। तो राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप कुछ इस प्रकार है कि राज्यों में राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है जो कि रेगुलेट करता है सारी चीजें, और इवन इसमें सारे सिद्धांत, सारी चीजें वही हैं जो केंद्र सरकार के लिए संसदीय व्यवस्था में लागू होती हैं। सब चीजें यहाँ पे सेम टू सेम वही रहती हैं राज्यों के अंदर भी, बट एक यहाँ पे राज्यपाल नियुक्त होता है जो कि राज्य के कार्यों को देखता है कि भाई वो ठीक तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। वो देखता है कि भाई राज्यों में ढंग से काम नहीं हो रहा, लोगों को उनके अधिकार, उनकी शक्तियां नहीं मिल पा रही, तो केंद्र सरकार अपनी पावर दिखाकर उसको अपने अंडर में ले लेती है। तो ये हमारा राज्यपाल का काम होता है। और यदि मुख्यमंत्री तो हमारा विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता ही जो कि रेगुलेट करता है सारी चीजें, और बाकी सारे सिद्धांत हमारे इसी के जैसे होते हैं। संसदीय व्यवस्था के अंदर एक केंद्र सरकार में लागू होते हैं, सेम टू सेम राज्य सरकार में भी वही चीजें रहती हैं। तो अब हमने देख लिया भाई, सारे राजनीतिक कार्य देख लिए। अब हम बात करेंगे कोई स्थायी शाह या स्थायी नौकरशाह हमने पढ़े थे ना, यानी कि जो हमारी स्थायी कार्यपालिका है जिसमें नौकरशाह आते हैं, आखिर उनका क्या रोल है राजनीति के अंदर और उनको इतना महत्व क्यों दिया गया है कि पूरे भारत का सबसे मुश्किल एग्जाम करने के बाद ही उस चीज में हम आ सकते हैं। तो उन पे फोकस कर लेते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। सो फाइनली स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर के सबसे लास्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है स्थायी कार्यपालिका, जिसको हम नौकरशाह बोलते हैं, और इसका सेकंड नेम होता है मशीनरी। मशीनरी क्यों? देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि हम ये देख चुके हैं कि भाई नौकरशाह यानी स्थायी कार्यपालिका भी बहुत अहम भूमिका निभाती है कार्यपालिका के अंदर, क्योंकि हर एक, चाहे वो कानून हो, विधायिका हो या कुछ भी चीज़ लागू करनी हो, तो इनसे कंसर्न करे बगैर कोई चीज़ हम लागू नहीं कर सकते। तो इसीलिए इनको मशीनरी बोला जाता है। वो इसीलिए क्योंकि सरकार तो आती जाती रहती है, बट ये आते जाते नहीं रहते, ये परीक्षा देकर उस पोस्ट के लिए एक तरह से योग्यता प्राप्त करते हैं और उस पोस्ट को काम में लाते हैं, यानी कार्य करते हैं उस पर। तो ये चेंज नहीं होते अपने टाइम पीरियड से पहले। और यदि सरकार है तो 5 साल बाद वो गिर गई तो दूसरी सरकार आ जाएगी। तो इनको मशीनरी बोला जाता है क्योंकि ये चलती रहती है, और इसी के अंतर्गत सारी जो बड़े लेवल पे व्यवस्थाएं होती हैं वो होती हैं। तो यहाँ पे स्थायी कार्यपालिका को नौकरशाह और मशीनरी बोला जाता है। संघ लोक सेवा आयोग, तो ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है को इसको पूरी भारत सरकार क्या है, यूपीएससी को सौंपती है कि भाई आप इस चीज़ में हमारी मदद कीजिए और नौकरशाहों को हमें दीजिए ताकि वो हमारे देश को चलाने में हमारी हेल्प करें। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी सिविल सेवाओं का चयन
ये सिविल सेवाओं का चयन करती है कि भाई आखिर किस तरीके से हमें अपने जो ऑफिसर्स हैं या अपने जो अधिकारी हैं उनका चयन कैसे करना है। तो इनके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होता है, योग्यता परीक्षा के आधार पर होती है कि भाई जो भी इस योग्यता के लिए लायक है वो परीक्षा दे दे और परीक्षा में जब वो पास हो जाएगा तो वो इजीली इस चीज़ के लायक बन जाएगा। दूसरा, भेदभाव रहित, यानी कि बिल्कुल इसके अंदर भेदभाव नहीं होता किसी भी किस्म का, ना जेंडर के ऊपर, ना रिलीजन के ऊपर, ना कास्ट के ऊपर, ना किसी और चीज़ के ऊपर, यानी भेदभाव तो बिल्कुल नहीं। दूसरा, समान अवसर, कि आपको बिल्कुल समान अवसर मिलेगा, अगर वही अवसर किसी दूसरे को मिल रहा है तो वो अवसर आपको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही बारी में हम बिल्कुल अधिकारी बन जाते हैं, कई साल लगते हैं, 5 साल 7 साल, बट हम उसमें अगर कंसिस्टेंसी के साथ बने रहें तो हम किसी न किसी पद पे तो पहुंच ही जाते हैं। तो भारतीय सरकार ने क्या किया, भाई एक इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए भारतीय संघ लोक सेवा आयोग को चीज़ सौंपी, यूपीएससी को सौंपी कि भाई आप हमें कुछ अधिकारी प्राप्त करें। तो उन्होंने सिविल सेवकों का चयन किया योग्यता परीक्षा के आधार पर और भेदभाव रहित और सभी को समान अवसर प्रोवाइड किया। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए जाते हैं, जैसे कि जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है। ये तो बात कर रहे हैं हम केंद्र सरकार के ऊपर और ये बात कर रहे हैं हम राज्यों के ऊपर। तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण मतलब यहाँ पे पहला क्या है हमारे पास, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय सीमा शुल्क, भारतीय सेवा, डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी। तो यहाँ पे आप जान लो जैसे कि आईपीएस, आईआरएस और आईएएस वगैरह होते हैं, तो उनकी क्लासिफिकेशन की गई है एक सिविल सेवाओं के वर्गीकरण के अंतर्गत। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा, काफी छोटा और इंटरेस्टिंग टॉपिक था बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओवरऑल देश की यानी केंद्र सरकार की कि आखिर किस तरीके से चयन होता है, और यही चीज हमारी राज्य सरकार में भी होती है जिन्हें राज्य सेवा लोक सेवा आयोग कहा जाता है, और इसी के साथ हमारा उनका कार्यकाल जो होता है निश्चित होता है, जैसे कि पुलिस वगैरह हो गई। तो यहाँ पे क्या है, सिविल सेवाओं का वर्गीकरण होता है, किस तरीके से होता है वो हमने देख लिया। और आपको इवन जो आपके स्कूल में प्रिंसिपल्स बनते हैं, अगर वो डायरेक्ट प्रिंसिपल बनना चाहते हैं विदाउट प्रमोशन, तो वो यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है, आप वो क्वालिफाइड करके अपने प्रिंसिपल की पद पे जा सकते हैं डायरेक्टली। तो जो हमारा ये कार्य प्रोवाइड करता है, एक निश्चित कार्यकाल तो है, प्रिंसिपल सर 60 वर्ष यानी 60 साल की उम्र तक कार्य करेंगे, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। बट फिर भी किसी टॉपिक या पॉइंट में कहीं छोटा सा भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस डाउट को उसी दिन कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।